वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फो। आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं? सेमीकंडक्टर। मैं ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि एक रिवॉल्यूशनरी मतलब एक क्रांतिकारी परिवर्तन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जब आया तो उसके पीछे का कारण सेमीकंडक्टर रहा। ठीक है। ट्रांजिस्टर की खोज से पहले डायोड्स, वाल्व्स, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रायोड्स, जो मैं नाम आपके सामने ले रहा हूं, ये सब सेमीकंडक्टर से बने। जो मैंने ट्रायोड की बात की, तो ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर के अंदर जो मेन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है वो सेमीकंडक्टर होता है। लेकिन बात वही यहाँ पे वहीं आगे रुक जाती है कि सेमीकंडक्टर आखिर है क्या। ठीक है बच्चों, मेटल और इंसुलेटर के बारे में तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, बचपन से लोअर क्लासेस से पढ़ते आए है क्या नहीं? वो बात तो सही है कि मेटल्स क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, हीट पास हो सकती है। इंसुलेटर में से ना तो करंट पास होता है ना हीट पास होती है, एक्सेप्शनल केस ग्रेफाइट को छोड़ के, है क्या नहीं? बात समझ में आ रही है? लेकिन फिलहाल मुद्दा है सेमीकंडक्टर का। तो पॉइंट पे आते हुए, अगर हम इन तीनों की रेजिस्टिविटी को देखें, क्योंकि बेसिकली आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो है मेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो टॉपिक है हमारा, वो हम आगे फर्दरली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जब हम पढ़ेंगे और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम जानते हैं, घर में, आपके घर में एलईडी बल्ब है, आपको आज पता चलेगा कि वो एलईडी की फुल फॉर्म जिसे आप कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, वो किस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से बना है। जैसे कि आपको मैंने बताया था, एलसी ऑक्सीलेशन बताया। ठीक है। रेजोनेंस का एक टॉपिक आया था, मैंने आपको बताया था कि उसमें इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है कि नहीं? तो ऐसे हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की बात करते हैं। तो आज का हमारा जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है मेन, जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं और जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो है सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेसिकली, तो सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन क्या है? ये ऐसे मटेरियल हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी कंडक्टिविटी, मतलब मैं सिंपल भाषा में ये कहूं कि जो कंडक्टर की तरह भी बिहेव करते हैं और इंसुलेटर की तरह बिहेव भी करते हैं। मेटल्स क्या है? कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर, है कि नहीं? तो मेटल्स कंडक्टर है, इंसुलेटर और कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी इस सेमीकंडक्टर के अंदर होती है, लेकिन एक कंडीशन में। किसी एक कंडीशन में मेटल, तो किसी दूसरी कंडीशन में, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कंडीशन क्या है, इंसुलेटर। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। पहले क्या होता था एक्चुअली, मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर में, टीवी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे, वैक्यूम ट्यूब का। और आज क्या होता है, क्या होता है, एलसीडी का भी होता था यूज, फिर एलईडी, अब एलईडी चल रहा है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी, है क्या नहीं? अब लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये सब के सब जो कंपोनेंट्स हैं जिनके मैंने नाम अभी लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, एलसीडी, फिर उसके बाद फर्दर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, देन आफ्टर दैट एलईडी, ये सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। समझ में आ गई बात? तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं फिर से आ रहा हूं कि मेटल्स, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया। तो मेटल की अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो इसका ऑर्डर तकरीबन रहता है, स्वाभाविक है कि क्या नाम है, गुड कंडक्टर तो होते ही हैं, तो हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो रेजिस्टिविटी, ठीक है, एक क्या पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी। इसी तरह से इसकी रेजिस्टिविटी और इसकी कंडक्टिविटी, रो और सिग्मा, सिग्मा कंडक्टिविटी का सिंबल है और रो जो है वो रेजिस्टिविटी का सिंबल है। ठीक है। तो अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल की जो रेजिस्टिविटी है वो तकरीबन होती है 10⁻⁻⁻⁶ ओम। बहुत कम होती है ना,
है कि नहीं। अच्छा, कम से ज्यादा पे ज्यादा से कम पे जाते हैं, तो देख काम करते हैं। -2 ओम मीटर से लेकर के -6 ओम मीटर, मैं एक ये पर्टिकुलर रेंज दे रहा हूं बस। इसका मतलब ये मत समझना कि इस रेंज के बाहर अगर रजिस्टिविटी हुई तो वो मेटल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के ऑर्डर से ही ये कहना कि भाई ये कंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर, ये और इंसुलेटर है, तो ये इंसाफी ना इंसाफी होगी इन तीनों मटेरियल के साथ। लेकिन हाँ, इनका आइडिया है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, है क्या नहीं। मतलब वो मटेरियल कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। तो सिग्मा की वैल्यू की बात करें तो सिग्मा इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, है कि नहीं। तो 10⁻² का 2 सीमन पर मीटर और 10⁻6 सीमन पर मीटर, है कि नहीं। सीमन ऐसा ही होता है ना, SI सीमन, ठीक है। या ओम इनवर्स भी कहते हैं या फिर महो भी कहते हैं, है कि नहीं। अच्छा, जब अब आ जाओ सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर में जो वैल्यू रहती है रेजिस्टिविटी की, वो तकरीबन होती है 10⁻⁻5 ओम मीटर से लेकर के 10⁻6 ओम मीटर। एक इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है ना, पीछे से थोड़ा सा आवाज आ रही होगी आपको। तो 10⁻5 ओम मीटर से माइनस पावर है और प्लस भी, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि -5 ओम मीटर है, तो इसकी कंडक्टिविटी अगर निकालेंगे तो 10⁻+5 सीमन पर मीटर, और इसकी बात करें 10⁻⁻6 सीमन पर मीटर, है कि नहीं। तो आप सोचिएगा कि ये कंडक्टिविटी नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, तो इसका मतलब क्या है कि नहीं। अब इसमें इंसुलेटर में देखो, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी हाई मिलेगी, ध्यान रखना, स्वाभाविक है। द प्रॉपर्टी बाय विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। 10⁻9 ओम मीटर से 10⁻11 ओम मीटर, देख लो कितनी हाई बताया मैंने, ऑर्डर है बस ये। और कंडक्टिविटी वो तो है ही, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स -11 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो कुल मिलाकर के आज आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं मटेरियल की, जो हमारे सामने है, ठीक है, मेटल का सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये सेमीकंडक्टर क्या है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मेटल सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का जो मैंने रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का एक तरह से ऑर्डर भी लिख दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी, सेमीकंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, इसका मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। मैं ज्यादा हिस्ट्री पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको इसका एडवांटेज बताऊंगा क्या है, किनका, सेमीकंडक्टर का। तो स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर पहली बात तो कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं, कॉम्पैक्ट साइज रहता है। डिसएडवांटेज भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो फायदे हैं पहले उसकी चर्चा कर लें, डिसएडवांटेज की बाद में चर्चा कर लेंगे। अच्छा जी, दूसरा फायदा क्या है, चीप, यानी कि सस्ते, छोटा साइज, चीप। अच्छा, और तीसरा लो पावर कंजम्पशन, यानी कि जो ये इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करते हैं ना, बहुत कम करते हैं, ठीक है। मतलब पावर कंजप्शन कम, आउटपुट ज्यादा। आपके घर में अब एलईडी, इस बात का एग्जांपल है, लाइट एमिटिंग डायोड जो एलईडी बल्ब है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पहले क्या होता था, पहले क्या, आज भी वैसे है, बिल्कुल खत्म तो नहीं हुआ है, जो टंगस्टन मेटल जो होता था, इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर रहा हूँ मैं, टंगस्टन मेटल, उसके अंदर नियोन गैस और इन सब को फिल कर देते थे, आर्गन को। तो वो जो बल्ब थे, 100 वाट का बल्ब है, 50 वाट का बल्ब है, येलो कलर की लाइट एमिट करते हैं, 200 वाट का भी बल्ब है जो हमने अपने टाइम में देखा है। तो वो हीट एनर्जी भी ज़्यादा निकालते थे। येलो लाइट है, बिल्कुल रोशनी कम रहती है, अगर ज़्यादा रोशनी चाहिए तो आपको ज़्यादा पावर जो है, ऑब्वियसली ज़्यादा हाई पावर का आपको बल्ब लेना पड़ता था। ये मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, अभी भी है फिलहाल ये।
लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, फिर CFL आया, अब CFL की जगह LED ने ले ली, है क्या नहीं? तो LED जो है सेमीकंडक्टर से ही बना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और महंगे जरूर होते हैं, आप सर LED बल्ब तो महंगा आता है, बात बिल्कुल आपकी जायज, आप सोच रहे होंगे महंगा आता है। एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग की वजह से महंगा है वो, जो मैन्युफैक्चरिंग रेट है उसका। पर अगर आप उस जो महंगे की अगर आप बात करें तो आपका जो बिजली का बिल आएगा, स्वाभाविक है वो कंपैरेटिवली अगर आप 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल करें, 20 वाट की LED और 100 वाट का बल्ब, इक्विवेलेंट टू इंटेंसिटी, येलो के येलो लाइट और LED की लाइट आपको वाइट मिलेगी, ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगी, तो कवर हो जाता है बिजली के बिल में। समझ में आ गई बात? तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 100 वाट का बल्ब ला रहे हो उतने में तो 4 जो है उससे ज़्यादा पावर, ज़्यादा इंटेंसिटी की LED लाइट आ जाएगी। अब आप कहेंगे सर 100 वाट का बल्ब तो सस्ता आता है, LED महंगी आती है। बात सारी सही है, लेकिन जब एक महीने का बिजली का बिल आता है ना, तो उसमें जब आप बैलेंसिंग करके देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि 100 वाट का बल्ब अगर आप 10 दिन या महीना चलाएं, ठीक है, उसकी कॉस्ट निकाल लें बिजली के बिल की पर यूनिट के हिसाब से, साल भर की निकाल लें, इसी तरह से बात आप LED पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फायदा ही है, नुकसान नहीं है। कॉम्पैक्ट साइज, चीप और लो पावर कंजप्शन, तो ये सेमीकंडक्टर के फायदे हैं कुछ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बारी है इसको और डिटेल में पढ़ने की कि सेमीकंडक्टर मेटल के तो एग्जांपल आपको पता ही है, कॉपर है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, ठीक है, ये सब आप जानते हैं। इंसुलेटर के आप एग्जांपल जानते हैं, ठीक है, प्लास्टिक है, रबड़ है। सेमीकंडक्टर के क्या एग्जांपल है, क्या टाइप हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, व्हाट आई एम सेइंग स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, उसमें क्या रहता है, नंबर 1, ठीक है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, मतलब ये होता है कि सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। इसमें एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा सिलिकॉन और जर्मेनियम का। नेचुरल की बात कर रहा हूं अभी मैं, जो नेचुरल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। आई होप आप जानते हो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32, ध्यान रखिएगा, काम आएगा आगे। सेकंड क्या है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ठीक है, क्या है आगे, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब अगर इसमें बात करें तो कंपाउंड की, तो कंपाउंड में नाम आ जाएंगे आपके पास इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक भी होते हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी होते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिक क्या नाम है, पॉलीमर्स के कंपैरिजन में ऑर्गेनिक कंपाउंड एलिमेंटल भी कह सकते हो आप, सॉरी ऑर्गेनिक होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे, मेरा कहने का मतलब ये। इनऑर्गेनिक की बात हम करें तो इसमें कॉम्बिनेशन आते हैं जैसे कैडमियम सल्फाइड, इंडियम फोस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ये कई एग्जांपल हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। और बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में जो डिस्कस करने वाले हैं वो एलिमेंटल और कंपाउंड इनऑर्गेनिक की बात करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको फर्दरली पॉलीपायरोल करके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर आते हैं, ठीक है, एंथ्रासीन, ये कुछ एग्जांपल हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर के हैं। पर फिलहाल मैंने वही नाम लिखे हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आई होप स्टूडेंट कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आज जो मैंने आपको टॉपिक समझाने की कोशिश की है कि क्या टॉपिक चल रहा है और किसके बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो ये हो गया एलिमेंटल और कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ठीक है, ठीक है बच्चों, यस। अब इतना सब कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आज मैं आपको सेमीकंडक्टर, मेटल और इंसुलेटर, इन तीनों की कैटेगरी, जो भी आपको मैंने तीनों को डिवाइड करके बताया ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, लेकिन थोड़ा और बाहर निकलिए इस चीज से अब, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बेस पे आप ये डिसाइड बिल्कुल नहीं कर सकते कि कौन मेटल है, मतलब कौन मेटालिक कंडक्टर है, कौन सेमीकंडक्टर है और कौन इंसुलेटर है। ये एक पर्टिकुलर रेंज है, इसको हम किनारा भी नहीं कर रहे इससे, लेकिन हमें इसके बारे में और एक्स्ट्रा ऑन द बेसिस जो है
और हमें एक्स्ट्रा मालूम होना चाहिए ताकि हम एटम को कैटेगराइज कर सकें। ठीक है, ओके। और यही कैटेगराइज करने के लिए जो आज आपको मैं बताने वाला हूँ नाम, इसके बारे में मैं आप नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में भी बताऊंगा, वो है एनर्जी बैंड थ्योरी। ठीक है, जिसके बिहाफ पे हम लोग मेटालिक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और बेसिकली मैं आपको बता दूं, हम इस चैप्टर में जिक्र करेंगे सॉलिड का। किसका? सॉलिड का। अब सॉलिड के बारे में तो सब जानते हैं जी, है ना? तो ऐसा क्या खास है इसमें? खास इसलिए है क्योंकि हम लोग सॉलिड के अंदर मेटल भी आते हैं, सेमीकंडक्टर भी आते हैं और इंसुलेटर भी आते हैं। और अभी अभी जो मैंने नाम लिया, क्या मैंने नाम लिया? कौन सी थ्योरी का? एनर्जी बैंड थ्योरी। ठीक है, इस एनर्जी बैंड थ्योरी के इस बेस पर मैं आपको समझाऊंगा कि मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर तीनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब यहां पे जो मैंने एनर्जी लिखा इसके बारे में सब जानते हैं। बैंड मतलब क्या होता है, और मिलकर के बन गया एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड का मीनिंग जान लीजिए। एनर्जी बैंड का मतलब ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ वेरी क्लोज एनर्जी लेवल्स। आई रिपीट, ए ग्रुप of very close energy levels is called energy band। क्या? एनर्जी बैंड। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस एनर्जी बैंड का डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चों, ये कोई भी मैं एक एटम दे रहा हूं, लाइक मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, O8। तो ये उसका न्यूक्लियस है जिसके अंदर 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन हैं और ये इलेक्ट्रॉन है। पहले ऑर्बिट में 2 आते हैं और दूसरे ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, ये आप सबको मालूम है, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो अब सवाल क्या है जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, जो मैं बताने वाला हूं, ये मैंने सिर्फ एक एटम लिया, ये सिर्फ मैंने एक एटम लिया। ठीक है, और एक एटम में आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो इस पहले ऑर्बिट में है, n = 1 n = 2, तो इस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है। आप ऐसा सोच रहे होंगे क्योंकि ये पहले ऑर्बिट में है तो एनर्जी लेवल सेम है। जब ये सेकंड ऑर्बिट में है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी लेवल इनका फर्स्ट से अलग है, ज्यादा एनर्जी लेवल पर ये इस समय है। अगर आप कहें तो बात समझ में आ गई? तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ये बात कहने में बिल्कुल आसान है जब आप ये पिक्चर एक ही एटम पे अप्लाई करते हो, लेकिन जरा सोचिए। अच्छा, आप कहेंगे सर आपने तो ऑक्सीजन गैस होती है तो उसका एग्जांपल ले लिया। एटम मैंने बोला ना, मैंने एक एटम की बात की, चाहे वो सॉलिड का ले लो, लिक्विड का ले लो या गैस का, कोई भी ले लो, एक एटम का लिया है मैंने, बस एक एटम का। अब वो नेचुरली उसका स्टेट क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब आप इस बात को अप्लाई करें किसी भी सॉलिड पे। बस ज़्यादा लंबा समय नहीं दूंगा मैं आपको सिर्फ सिंपल सी बात बताऊंगा, फिर हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे आप मेटल की बात कर लीजिए, लाइक एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम में 2 8 10 और 3 13 एटॉमिक नंबर होता है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप एक एटम को देखें तो आपको लगेगा कि तीनों इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी लेवल पे हैं। ठीक है, अगर आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 इस तरह से भी अगर आप देखें तो उन 3 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी आपस में बटी हुई है कि नहीं? उन 3 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी आपस में बटी हुई है। तो लेकिन जब एक मोल, आप जानते हैं ना, एक मोल सब्सटेंस अगर लें उसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होते हैं। तो अगर हम सोचें कि अगर मैं 1 मोल एल्यूमिनियम में सब्सटेंस लूं और उसमें एवोगैड्रो 6 × 6.023 × 10⁻23, तो एक एल्यूमिनियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 3, और मल्टीप्लाई कर दो उसको 6.023 × 10⁻23, तो 1 मोल एल्यूमिनियम के अंदर
इतने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप सोचिएगा इतने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास क्या एनर्जी लेवल उनका ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हो सकता है। और एक बात और, सॉलिड के अंदर तो एटम के बीच में स्पेस भी बहुत कम होता है, तो है ना डाउट कि पहली बात तो स्पेस बहुत कम, एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दूसरी बात सो मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देयर आर, सो हाउ कैन वी से दैट द एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट, है ना। सो देयर इज सम डाउट ना, सो वी विल कंसीडर दिस पॉइंट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। और इसके डाउट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।